जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की धारणा को समझते हैं और यह भी जान जाते हैं कि यह फील्ड वेव्स को कैरी कर सकती है, तो हम जल्द ही ये भी जान पाते हैं कि ये वेव्स वास्तव में एक अजीब तरीके से व्यवहार करती है। ऐसा व्यवहार जो सामान्य वेव्स जैसा नहीं लगता। हाई फ्रिक्वेंसीज पर ये वेव्स पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करने लगती है। यही अजीब बिहेवियर क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा समझाया गया, जिसे 1920 के ठीक बाद खोजा गया था। 1920 से पहले स्पेस को एक 3 डायमेंशनल जगह के रूप में और टाइम को एक अलग डायमेंशन के रूप में देखा जाता था। लेकिन आइंस्टाइन ने इस धारणा को बदला। पहले उन्होंने स्पेस और टाइम को मिलाकर स्पेस टाइम नामक एक नई संरचना बनाई और फिर इसे और आगे बढ़ाकर ग्रेविटेशन को दर्शाने के लिए कर्व्ड स्पेस टाइम में बदल दिया। इस प्रकार स्टेज अब स्पेस टाइम बन गया और ग्रेविटेशन संभवतः स्पेस टाइम का ही एक प्रकट रूप हो गया। फिर यह भी पाया गया कि पार्टिकल्स की गति के लिए जो नियम माने गए थे वे गलत थे। इनर्शिया और फोर्स के मैकेनिकल नियम, न्यूटन्स लॉज, एटॉमिक वर्ल्ड में लागू नहीं होते। इसके बजाय यह खोज की गई कि स्मॉल स्केल पर चीज़ें वैसे बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करती जैसे लार्ज स्केल पर करती है। यही बात फिजिक्स को कठिन और बहुत ही रोचक भी बनाती है। यह कठिन इसलिए है क्योंकि स्मॉल स्केल पर चीज़ों का व्यवहार हमारे लिए अननेचुरल, अनैसर्गिक होता है। हमारे पास इसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव ही नहीं होता। यहाँ चीज़ें ऐसे व्यवहार करती है जैसे हमने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही ना हो। इसलिए इस बिहेवियर का वर्णन किसी भी अन्य तरीके से संभव नहीं है सिवाय मैथमेटिकल और एनालिटिकल तरीकों के। यह कठिन है और इसमें बहुत इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के कई पहलू होते हैं। सबसे पहले ये धारणा कि किसी पार्टिकल की एक निश्चित लोकेशन और एक निश्चित स्पीड होती है अब मान्य नहीं है। यह धारणा गलत है। देखिए क्लासिकल फिजिक्स कितनी गलत हो सकती है। एक नियम है क्वांटम मैकेनिक्स में जो कहता है कि हम किसी वस्तु की पोजीशन और उसकी मोमेंटम दोनों को एक साथ ठीक ठीक नहीं जान सकते। मोमेंटम की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, और पोजीशन की अनसर्टेनिटी एक दूसरे की पूरक होती है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक बहुत छोटे कांस्टेंट से निर्धारित होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट से। हम इस नियम को इस तरह लिख सकते हैं: डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाय 2। लेकिन हम इसे बाद में और विस्तार से समझेंगे। यह नियम एक बहुत ही रहस्यमयी पैराडॉक्स का उत्तर है। अगर एटम्स प्लस और माइनस चार्जेस से बने हैं तो माइनस चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन्स सीधे प्लस चार्ज जैसे कि प्रोटॉन्स पर जाकर क्यों नहीं बैठ जाते? वे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो फिर वे इतने पास क्यों नहीं आ जाते कि एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर दें? एटम्स इतने बड़े क्यों होते हैं? क्यों न्यूक्लियस बीच में होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पहले सोचा गया था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा, लेकिन नहीं, न्यूक्लियस वास्तव में बहुत ही छोटा होता है। एक एटम का डायमीटर लगभग 10⁻⁻10 मीटर्स होता है, जबकि न्यूक्लियस का डायमीटर लगभग 10⁻15 मीटर होता है। यदि हमारे पास एक एटम हो और हम न्यूक्लियस को देखना चाहें तो हमें उसे इतना बड़ा करना पड़ेगा कि पूरा एटम किसी बड़े कमरे जितना हो जाएगा और तब न्यूक्लियस एक छोटी सी बिंदु जैसा दिखाई देगा जिसे आँख से मुश्किल से देखा जा सकेगा। फिर भी एटम का लगभग सारा वेट उसकी इन्फिनिटेसिमल न्यूक्लियस में ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाते? इसका उत्तर है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते
तो हमें उनका स्थान बिल्कुल सटीक पता होता, और तब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार उनकी मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाती, क्योंकि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट है। पोजीशन और मोमेंटम का मल्टीप्लिकेशन बहुत छोटा कांस्टेंट होता है, इसलिए अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लगभग 0 हो तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक हो जाएगी और इतनी ऊर्जा से वे न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वे खुद को कुछ जगह देते हैं ताकि पोजीशन और मोमेंटम के बीच अनिश्चितता बनी रहे, और फिर वे इस नियम के अनुसार एक मोशन में मिनिमम मोमेंटम के साथ लगातार जिगल करते रहते हैं। याद रखिए, जब किसी क्रिस्टल को बिल्कुल एब्सोल्यूट 0 तक ठंडा किया जाता है तब भी एटम्स हिलना बंद नहीं करते, वे फिर भी जिगल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वे पूरी तरह से रुक जाएं तो हमें उनका स्थान और उनका मोमेंटम दोनों सटीक पता हो जाएगा, और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के खिलाफ होगा। हम ये नहीं जान सकते हैं कि वे कहाँ हैं और कितनी तेज़ी से चल रहे हैं, इसलिए वे लगातार हिलते डुलते रहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और विज्ञान का बदलता दृष्टिकोण। क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा विज्ञान की विचारधारा और दर्शन में जो सबसे रोचक बदलाव आया है वह ये है, किसी भी परिस्थिति में ये ठीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं कि आगे क्या होगा। उदाहरण के लिए हम किसी एटम को इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं कि वह लाइट एमिट करने के लिए तैयार हो, और हम यह माप सकते हैं कि कब उसने प्रकाश उत्सर्जित किया। ऐसा हम एक प्रोटॉन पार्टिकल को पकड़कर कर सकते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन हम ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वह प्रकाश कब उत्सर्जित करेगा, या यदि हमारे पास ऐसे कई एटम्स हो तो कौन सा एटम प्रकाश उत्सर्जित करेगा, लाइट एमिट करेगा, तो कौन सा एटम लाइट एमिट करेगा। आप कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ आंतरिक इंटरनल व्हील्स गियर सिस्टम होगी जिन्हें हमने ठीक से देखा नहीं होगा। लेकिन नहीं, वह कोई इंटरनल व्हील्स लगे हुए नहीं हैं। प्रकृति, जैसा कि हम आज समझते हैं, इस प्रकार व्यवहार करती है कि किसी प्रयोग में एग्जैक्टली क्या परिणाम होगा यह भविष्यवाणी हमेशा ही मूल रूप से असंभव होती है। यह बात काफ़ी भयानक है। वास्तव में दार्शनिकों ने पहले कहा है कि विज्ञान की एक मूलभूत आवश्यकता यह है कि जब आप एक जैसी परिस्थितियां बनाएं तो एक जैसा परिणाम आने चाहिए, लेकिन यह बात सही नहीं है। यह विज्ञान की कोई मौलिक शर्त भी नहीं है। सच्चाई यह है कि एक जैसी चीज़ें नहीं होती। हम केवल स्टैटिस्टिकली औसतन ये जान सकते हैं कि क्या होगा, फिर भी इसका मतलब ये नहीं होता कि विज्ञान पूरी तरह से ढह गया है। फिलोसोफर्स वैसे ये तय करने में बहुत कुछ कहते रहते हैं कि विज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है, और ये अक्सर बचकाना लगता है और शायद गलत भी। उदाहरण के लिए किसी दार्शनिक ने कहा कि ये विज्ञान का एक मूलभूत सिद्धांत है कि यदि कोई एक्सपेरिमेंट स्टॉकहोम में किया जाए और वही प्रयोग क्योटो में दोहराया जाए तो एक जैसे परिणाम मिलने चाहिए। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। यह जरूरी नहीं कि विज्ञान ऐसा करे। यह केवल अनुभवजन्य सत्य हो सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रयोग यह है कि आप आकाश की ओर देखें और स्टॉकहोम में ऑरोरा बोरेलिस देखें, तो क्योटो में आपको ऐसे नहीं देखेंगे। ये एक अलग अलग भौगोलिक घटना है। आप कहेंगे वह तो बाहरी वातावरण से जुड़ा है। क्या आप स्टॉकहोम में एक बंद कमरे में पर्दा खींचकर कोई अंतर देख सकते हैं? हाँ, निश्चित ही। यदि हम एक पेंडुलम को यूनिवर्सल जॉइंट पर लटकाएं
उसे खींच कर छोड़े तो वह लगभग एक समतल प्लेन में झूलता रहेगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। धीरे धीरे उसका प्लेन स्टॉकहोम में बदलता रहेगा, पर क्वेटो में नहीं बदलेगा। पर्दे भी बंद है। इस बात से विज्ञान का पतन नहीं हो जाता। तो विज्ञान की मूलभूत परिकल्पना क्या है, उसका दर्शन क्या है? हमने पहले अध्याय में कहा था, किसी भी विचार की वैधता की एकमात्र कसौटी है प्रयोग। यदि यह पाया जाए कि अधिकांश प्रयोग स्टॉकहोम और क्वेटो दोनों जगह पर एक जैसा परिणाम देते हैं, तो उन्हीं अधिकांश प्रयोगों को हम किसी जनरल लॉ को बनाने के लिए उपयोग करेंगे, और जिन प्रयोगों के परिणाम अलग आते हैं उन्हें हम स्थानीय वातावरण का प्रभाव मानेंगे। हम परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का कोई तरीका बना लेंगे, और ये ज़रूरी नहीं कि कोई पहले से हमें बताए कि वह तरीका कैसा दिखेगा। यदि कोई कहे कि एक ही प्रयोग हमेशा एक ही परिणाम देगा तो ठीक है, लेकिन यदि हम उसे आजमाते हैं और वह वैसा नहीं होता तो बस नहीं होता। हमें वही स्वीकार करना होगा जो हम वास्तव में देखते हैं, और फिर बाकी सभी विचारों को एक्चुअल एक्सपीरियंस के आधार पर गढ़ना होगा। क्वांटम मैकेनिक्स और फंडामेंटल फिजिक्स। इस समय हम क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स के विवरण में नहीं जा सकते, क्योंकि ये समझने में काफ़ी कठिन है। हम मान लेंगे कि यह नियम अस्तित्व में है और आगे बढ़कर यह देखेंगे कि उनके क्या परिणाम निकलते हैं। इनमें से एक परिणाम यह है कि जिन चीज़ों को हम पहले वेव्स समझते थे, वे पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करती हैं, और पार्टिकल्स भी वेव्स की तरह व्यवहार करते हैं। वास्तव में सब कुछ एक ही तरह से व्यवहार करता है। अब वेव और पार्टिकल के बीच कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स ने फील्ड, उसकी वेव्स और पार्टिकल्स तीनों को एक ही यूनिफाइड धारणा में बदल दिया है। जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तब किसी घटना का फील्ड एस्पेक्ट अधिक स्पष्ट होता है, या कहें हमारे दैनिक अनुभवों की दृष्टि से उपयोगी और सहज होता है। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, हम जिस उपकरण से मापन कर रहे हैं उसमें उस घटना के पार्टिकल एस्पेक्ट्स अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। हालांकि हम कई फ्रीक्वेंसीज का उल्लेख करते हैं, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा फेनोमेनन सीधे डिटेक्ट नहीं हुआ जिसमें फ्रीक्वेंसी लगभग 10⁻12 साइकिल्स पर सेकंड से अधिक हो। हम केवल एनर्जी के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि फ्रीक्वेंसी और भी अधिक होगी, और ये अनुमान पार्टिकल वेव डुअलिटी की धारणा पर आधारित है। इस प्रकार हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन की एक नई दृष्टि प्राप्त होती है। अब हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ एक नया पार्टिकल जोड़ना होता है जिसे फोटॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स के परस्पर इंटरैक्शन की क्वांटम करेक्टेड थ्योरी को क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स QED कहा जाता है। ये लाइट और मैटर, या कहें इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस की फंडामेंटल इंटरैक्शन थ्योरी है, और ये अब तक की हमारी सबसे बड़ी सफलता है। इस एक सिद्धांत से हम सभी साधारण घटनाओं के मूल नियम प्राप्त कर सकते हैं, सिवाय ग्रेविटेशन और न्यूक्लियर प्रोसेसेस के। उदाहरण के लिए क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से हम जान सकते हैं कि बिलियर्ड बॉल्स की टक्कर के नियम क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स में वायर्स की गति क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्पेसिफिक हीट कितनी है, नियॉन साइंस के रंग क्या है, और साल्ट की डेंसिटी क्या है, और ये भी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी कैसे बनाया जा सकता है। ये सभी एक ही सिद्धांत से आते हैं। हालांकि पूर्ण गणनाएं मुश्किल होती है, लेकिन यदि स्थिति सरल हो तो कुछ नतीजे निकाले जा सकते हैं या समझे जा सकते हैं। आज तक न्यूक्लियस के बाहर कोई ऐसा प्रयोग नहीं मिला जो QED से असहमत हो, और न्यूक्लियस के भीतर क्या हो रहा है ये हमें पूरी तरह पता नहीं है। सिद्धांत के रूप में क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरी केमिस्ट्री और लाइफ की थ्योरी हो सकती है। यदि जीवन को हम अंततः रासायनिक और फिर केवल भौतिक प्रक्रिया माने, तो ये महान सिद्धांत क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कई नई बातों की भविष्यवाणी भी कर सकता है।
यह बताता है कि उच्च ऊर्जा फोटॉन्स, हाई एनर्जी फोटॉन्स जैसे गैमा रेज की विशेषताएं क्या होंगी। इसने एक अद्भुत बात की भविष्यवाणी की थी। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एक वैसा ही पार्टिकल होना चाहिए पर विपरीत चार्ज के साथ, जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलने पर एक दूसरे को एनिहिलेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और लाइट या गैमा रेज उत्सर्जित होती है। वैसे भी लाइट और गैमा रेज एक ही चीज़ है, केवल फ्रिक्वेंसीज अलग अलग हैं। इससे एक जनरल रूल आया कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, और अन्य पार्टिकल्स के लिए नाम भी होते हैं, जैसे एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन एट्सेट्रा। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में दो इनपुट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बाकी सभी क्वांटिटीज़ थियोरेटिकली इसी से निकलती है। अब हम पहुंचते हैं अगली बात पर, न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल्स। न्यूक्लियस किन से बना हुआ होता है और वे आपस में कैसे जुड़े हुए रहते हैं। ये पाया गया कि न्यूक्लियस को बहुत शक्तिशाली फोर्स बांध कर रखती है। जब ये रिलीज होती है तो इतनी ऊर्जा निकलती है कि वह सामान्य केमिकल एनर्जी से बहुत अधिक होती है। जैसे एटॉमिक बॉम्ब का विस्फोट TNT से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियस के भीतर के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, जबकि TNT के विस्फोट में इलेक्ट्रॉन्स के बाहरी स्तरों में ही परिवर्तन होता है। युकावा ने प्रसारित किया कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन को फोटॉन से जोड़ा जा सकता है, वैसे ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की शक्ति को भी इसी फील्ड से जोड़ा जा सकता है, और उस फील्ड के जिगल करने पर एक नया पार्टिकल उत्पन्न होता है। उन्होंने एक पार्टिकल की भविष्यवाणी की थी जिसका मास इलेक्ट्रॉन से 200-300 गुना अधिक होना चाहिए। कॉस्मिक रेज में ऐसा पार्टिकल मिला, म्यू मेजॉन या म्यूऑन, लेकिन ये युकावा का पार्टिकल नहीं था। बाद में 1947-48 में पाई मेजॉन या पायॉन मिला, जो युकावा के मॉडल से मेल खाता था। अब हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा पायॉन भी है, तो क्या हम अब क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स बना सकते हैं? काश। दुर्भाग्य से इस थ्योरी की गणनाएं इतनी कठिन हैं कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि इससे वास्तव में क्या परिणाम निकल सकते हैं। इसी बीच एक्सपेरिमेंटलिस्ट्स ने बहुत सारे नए पार्टिकल्स की खोज की। म्यूऑन्स और कॉस्मिक रेज में दर्जनों नए एक्स्ट्रा पार्टिकल्स। अब हमारे पास लगभग 30 पार्टिकल हैं और उनका आपसी संबंध पूरी तरह से अस्पष्ट है। यह दर्शाता है कि हमारे पास बहुत सारा अनकनेक्टेड डेटा है, लेकिन कोई अच्छी थ्योरी नहीं है। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की सफलता के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स में जो कुछ पता चला है वो अधूरा ज्ञान है, कुछ अनुभवजन्य और कुछ अनुमान पर आधारित। मेंडेलीव की तरह की एक तालिका, जैसे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल ने केमिकल एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया था, वैसे ही पार्टिकल्स के लिए गेल-मैन, जो अमेरिका से है, और निशिजमा, जो जापान से है, उन्होंने एक चार्ट बनाया। उस चार्ट में उन्होंने पार्टिकल्स को एक नए नंबर पर वर्गीकृत किया, जिसे कहते हैं स्ट्रेंजनेस, S। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वह नंबर न्यूक्लियर रिएक्शंस में कंजर्व होता है। पार्टिकल्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया, बेरियॉन्स जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मेसॉन्स जैसे पायॉन्स और केऑन्स, लेप्टॉन्स जैसे इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, न्यूट्रिनो। हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, जैसे पाई प्लस का एंटी पार्टिकल है पाई माइनस, और पाई जीरो खुद का एंटी पार्टिकल है। जीरो मास पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स जैसे फोटॉन और शायद भविष्य में ग्रेविटॉन, यदि ग्रेविटी की क्वांटम थ्योरी अगर बनी तो इनकी मास जीरो होती है। जीरो मास का मतलब ये है कि पार्टिकल्स कभी रेस्ट में नहीं हो सकते, फोटॉन हमेशा गति में रहता है।
4 फंडामेंटल इंटरैक्शंस। सभी पार्टिकल्स आपस में केवल 4 प्रकार की इंटरैक्शंस करते हैं। स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग क्रम से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मेसॉन बेरियन इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोटॉन चार्ज्ड पार्टिकल्स इंटरैक्शन, वीक इंटरैक्टिव फोर्स जैसे बीटा डीके, ग्रेविटेशन जो सभी एनर्जी से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष, आज स्थिति यह है कि न्यूक्लियस के बाहर हम लगभग सब कुछ जानते हैं। न्यूक्लियस के भीतर क्वांटम मैकेनिक्स काम करती है, लेकिन इंटरैक्शंस की पूरी समझ नहीं है। स्पेस टाइम हमारा स्टेज है और शायद ग्रेविटी इसमें अंतर्निहित है। जितने नए पार्टिकल्स मिल रहे हैं वे एक संभावित यूनिफाइड थ्योरी की दिशा में संकेत कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी बहुत दूर हैं। हम धीरे धीरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि मंजिल कितनी दूर है।